तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री होंगे और कितनी चुनौतियां होंगी उनके सामने और क्या कुछ उनकी खासियत है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी हैं। जोशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से धस्माना जी ने कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों में सीएम को बदला गया, अचानक से उनको बुलाया गया, आखिर क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ खामियां रह गई थी और उन खामियों को दूर करने में तीरथ सिंह रावत कैसे कामयाब हो पाएंगे? हेलो जी, आवाज आ रही? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना हमारा? नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, धस्माना जी ने बताया कि आप लोगों को एकदम बीच जो सत्र चल रहा था उसके बीच अचानक से बुलाया गया और मुख्यमंत्री बदला गया है। जाहिर सी बात है, हड़बड़ी की स्थिति है पार्टी में और तीरथ सिंह रावत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि न पार्टी में कोई हड़बड़ी है, न पार्टी में कोई गड़बड़ी है। अब ये कांग्रेस के लोगों को दुस्वप्न होते हैं। कांग्रेस के लोग जो है कि इस तरह के विषयों में कोई अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये कर भी रहे हैं कई दिनों से, लेकिन प्रदेश की जनता इनको कोई अवसर देने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई अवसर कांग्रेस के लिए छोड़ने वाली नहीं है। ये देखिए, हमारी पार्टी का एक आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले के तहत हमने प्रदेश को में परिवर्तन किया है और परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के पद का परिवर्तन हुआ है। जी, पार्टी वही है, कार्यकर्ता वही है, विधायक वही है। करना पड़ा। देखिए, कभी कभी राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन करने पड़ते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन भी होते हैं। इस परिवर्तन का अर्थ कदापि ये नहीं निकालना चाहिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे थे उनकी कोई फेलियोरिटी थी या उन्होंने कहीं भी कोई ऐसा काम प्रदेश के अहित में किया। उन्होंने बहुत ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठता के साथ, अनुशासित सिपाही की तरह प्रदेश का काम किया, दिन रात मेहनत से जी। लेकिन फिर भी पार्टी को कहीं लगा होगा कि भाई आपकी उपयोगिता कहीं और है, यहाँ पर जो है कि किसी और की उपयोगिता है, तो उस कारण से जो है परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और उस परिवर्तन को किसी भी रूप में किसी विपक्षी दल को नहीं देखना चाहिए जी। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, देखो मैं हमेशा अपनी बात को ईमानदारी से रखता हूँ, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि पार्टी बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर के इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि आपने हमारे बहुत नेता एकजुट होने की बात जरूर कर रहा है। अभिषेक, ये एकजुटता जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है अभी भी पार्टी के लिए और तीरथ सिंह रावत के लिए कि सभी धड़ों को एकजुट रखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब मैंने उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी से बात की, उन्होंने भी ये माना। आप देख सकते हैं मैं तीरथ सिंह रावत के आवाज़ पर ही हूँ इस समय। और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर रश्मि त्यागी ने कही, उनकी धर्मपत्नी ने, कि तीरथ सिंह रावत बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, सबको साथ लेना चाहते हैं। दो बातें जो आप पैनलिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं लगातार, उसमें एक सवाल मैंने उनसे किया कि अफसरशाही जो है और सबको साथ लेकर चलना, ये दो चुनौती हैं। मैंने उनसे 3 चुनौतियाँ पहुँची थी, तो उन्होंने कहा जितने वो सरल दिखाई देते हैं इसका मतलब नहीं कि अफसरशाही अपनी मनमानी करेंगे। जो विकास कार्य हैं वो करने होंगे और जो 2022 का चुनाव है वो लक्ष्य सामने है। तो कुल मिलाकर सभी को साथ के, वैसे जो नेचर है तीरथ सिंह रावत का वो अड़ियल नहीं है, अक्खड़ स्वभाव के नहीं है तीरथ सिंह रावत। तो जो स्वभाव से प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से है। मृदुभाषी अगर कोई होता है तो शायद उस दिक्कत को समझ ले, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री हटाने की तोहमत बीजेपी के सिर पे जरूर है। जी ठीक है। उमाकांत जी, अगर तीरथ सिंह रावत के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनको साथ में लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व माना जाता है। कई पदों पर रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। ऐसे में माना जाए कि वो जो है ये पूरे इस संतुलन को साधने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि संगठन की जो बात आपने उठाई है वो निश्चित रूप से बहुत सही है। 2013 से लेकर के 2015 तक जी या शायद 17 तक वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे जी। तो संगठन की जो समझ उनको है, ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं पूरे राज्य में। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ यही समस्या है आज की तारीख में कि वो कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते कि कार्यकर्ता कौन है जी। तो जिलों में, तहसीलों में जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनका एक जुड़ाव है, एक लिंक है लंबे समय से, आज से नहीं। दूसरा यह है कि जो मैं जानता हूं कि वो अविभाजित उत्तर प्रदेश है जी। हाँ, जब तक उत्तराखंड भी नहीं बना था उस समय वो एमएलसी थे उत्तर प्रदेश को। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता में भी वो मुझे लगता है कि राजनीतिक वरिष्ठता में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी सीनियर है। ठीक है। और वो रमेश पोखरियाल निशंक, ये जो मिडिल एज के जो नेता हैं,
उनके साथ के हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में जाती है कि वो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। और सबको साथ लेने के और राजनेता के जो सर्वांगीण जो गुण होते हैं, नेतृत्व के गुण जो होते हैं, वो यही होता है कि आप सबको साथ लेके चले, आप मृदुभाषी बने, आप साफ सुथरे हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं बार बार आपके चैनल पर भी मैंने ये बात कही कि उत्तराखंड जैसा छोटा और समस्याग्रस्त प्रदेश के लिए जी नेता का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये बात तीरथ सिंह रावत पर सटीक बैठती है। उनके राजनीतिक विरोधियों को भी लगता होगा कि वो कितने स्वच्छ छवि के हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इस तरह की बेदाग छवि के लोग, और उनका जो निजी जीवन भी है, सादा जीवन है, सादा उनका भोजन है, उनका परिवार भी बड़ी सादगी में देहरादून में रहता है। ये एमडीडीए की कॉलोनी में एक फ्लैट है, उसमें रहते हैं वो। तो इस तरह के व्यक्ति राजनीति में बहुत कम है, और आज कमी हो गई ऐसे लोगों की। तो मुझे लगता है कि तीरथ सिंह रावत के सामने तत्कालिक तौर पर एक तो पिछले 4 साल में जो गड़बड़ झाला उत्तराखंड में हुआ है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई है, पटवारी से लेकर के मुख्य सचिव तक बेलगाम है इस राज्य में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, ये विवादित अधिकारियों को कैसे बाहर करना है, जी, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। ये सवाल हम सुरेंद्र से लेते हैं। सुरेंद्र, सबसे बड़ी चुनौती जो है, सारे जानकार यही बता रहे हैं कि अफसरशाही को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी तीरथ सिंह रावत के लिए। उनकी पत्नी ने भी इसी बात को पॉइंट आउट किया है। सुरेंद्र जी 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 जी, मेरे सवाल मेरे से पूछा आपने? नहीं, ये सुरेंद्र हमारे सहयोगी हैं, उनसे पूछा है सवाल हमने। बिल्कुल, अपना सवाल अगर दोहराएंगे तो चंदन, अफसरशाही को काबू में करना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सारे जानकार, सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के व्यक्तित्व को आप लोग भली भांति जानते हैं, उनके काम करने की शैली भी जानते हैं। कितना आसान, कितना मुश्किल होगा उनके लिए? देखिए, बड़ी चुनौती तो ज़रूर है। जिस तरीके से उमाकांत लखेड़ा जी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि नौकरशाही को काबू में करना आपको होगा, क्योंकि अभी विधायकों की सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि विधायकों की अफसर नहीं सुनते हैं, नौकरशाही नहीं सुनती है। सत्ता पक्ष के विधायक विशेषाधिकार हनन लेकर, नोटिस लेकर सदन में आते थे, यानी उनकी बातों को उस तवज्जो के साथ नहीं सुना जाता था। और वास्तव में ये बड़ी चुनौती होगी। संगठन के अंदर आपने संबंध बना के रखने हैं, विधायकों को एक करके रखना है, और दूसरा नौकरशाही को लगाम लगा के रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव में पार्टी जाती है, यानी प्रदेश जब चुनाव की ओर जाने लगता है, तो हमने देखा है शासन की जो फाइलें हैं वो मूव होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि नौकरशाही उस हवा का रुख भांप लेती है कि किस ओर सत्ता जाएगी। तो ये अगले सुरेंद्र, इसी में सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या बड़े पैमाने पर अफसरशाही में फेरबदल देखने को मिल सकता है? आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हो सकते हैं, सरकारी मशीनरी में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कम वक्त है और ऐसे में बहुत अहम सवाल हो जाता है। देखिए, बिल्कुल संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि अभी ऊपर से लेकर नीचे तक जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों की नज़र आती है। अब हो सकता है कि तीरथ रावत जब सत्ता पे अपना शपथ ग्रहण के बाद जब वो पहली कैबिनेट करेंगे, तो उस पहली कैबिनेट से ही हमको इस तरह के इंडिकेशन मिल जाएंगे कि क्या कुछ नया होने वाला है। जी, सुरेश जोशी जी, आज शाम को जो मंत्रिमंडल में के आपके सहयोगी शपथ लेंगे, कुछ बताएंगे कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं? मुझे पता है कि आपकी पार्टी में जो है ये सब चीजें बताई नहीं जाती, फिर भी कुछ संकेत देंगे? देखिए चंदन जी, आप सब लोग कयास लगा रहे थे, किसी चैनल ने भी, मुझे नहीं लगता है कि तीरथ जी का नाम बहुत प्रमुखता से या बहुत छोटे शब्दों में भी दिया होगा। आप लोगों ने भी तो नहीं बताया ना, आप लोगों को भी शायद खबर नहीं रही होगी। देखिए, सोर्सेस तो नेता होते हैं। ऐसा है, देखिए आपको मैं बताऊं कि मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उत्तराखंड के सभी 13 जिले हैं, उन जिलों की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेगी, प्रयास करेगी कि सब जिलों के आसपास एक नहीं, छोटे जिलों में 2 में 1 मिल जाए या बड़े जिलों में 1 प्रतिनिधित्व मिल जाए। इस तरह से पूरे, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सब जगह प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि मिलेगा और कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से
शासन प्रशासन चलाने का अनुभव है, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी आशा अपेक्षा हमारी है। बाकी कुछ घंटों की बात है, 1-2 घंटे की बात है। कुछ लोगों को तो मुझे लगता है कि आज शायद प्रतिनिधित्व मिलेगा, कुछ को बाद में भी मिल सकता है, जैसे पार्टियों की रणनीति रहती है। मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जो भी लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे और निश्चित तौर पर जो है कि प्रशासनिक क्षमता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिनके संबंध संपर्क जो है कि यथावत जारी हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता ज्यादातर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन एक बात चंदन जी, मैं एक बात कर लूं कि बार बार ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अब चुनाव के 10 महीने रह गए, 10 महीने में परिवर्तन करके बीजेपी क्या करेगी। मैं इसका बहुत स्पष्ट और बहुत संक्षिप्त में आपको उत्तर दे दूं। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो हर समय तैयार के लिए चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम संगठन के आधार पर इतिहास आपकी बात की तस्दीक नहीं करता जोशी साहब, इतिहास आपकी बात की तस्दीक नहीं करता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल में जो है सत्ता परिवर्तन होता रहा है। धस्माना जी, जो दलीलें दी है जोशी जी ने, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी बात जो उन्होंने कही उसको बता दूं, नित्यानंद स्वामी जी को हटा करके कोश्यारी जी लाए थे, 2002 में कांग्रेस आई थी। निशंक को हटा करके बीसी खंडूरी जी को वापस लाए थे, 2012 में कांग्रेस आई थी। आज 2021 में त्रिवेंद्र जी की जगह तीरथ को लाए हैं, 2022 में कांग्रेस वापस आएगी। 4 सालों का जो हिसाब किताब है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आपके पाप धुल नहीं जाते। बेरोजगारों से जो धोखा किया है, किसानों से जो धोखा किया है, राज्य की महिलाओं पर जो लाठियां आपने चलाई है, राज्य के अंदर जो आपने उपनल कर्मियों को धोखा दिया है, पूरे सवालों का जवाब आप ही को देना पड़ेगा, पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। केवल आप चेहरा बदलने से लोगों की आंखों पे धूल नहीं रोक सकते। ये प्रदेश की जनता जान गई है। आपने जो नौटंकी करी है, ये नौटंकी जो बजट के समय पे आपने करी है, जब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट चल रहा था, बजट में आपने पूरे प्रदेश की जनता को, जिस समय आपको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने के लिए बात करनी थी, जिस समय आपको बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करनी थी, जिस समय आपको राज्य की महिलाओं को जिन पर आपने लाठियां बांधी। ठीक है, फिलहाल कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे मुख्यमंत्री आप लोगों ने भी बदला था, लेकिन ठीक है जोशी जी, इस पर जवाब देना चाहते हैं? जोशी जी, मुख्यमंत्री चंदन जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस को, मैंने कल हरीश रावत जी जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके, वो एक बहस में मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं आपको बताऊं कि भाई कांग्रेस को इस प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है। जिस दिन आप जो है स्वास्थ्य सेवाओं को समाप्त करके गए थे, 108 सेवा बंद कर दी थी, 210 गाड़ियां त्रिवेंद्र जी ने नई अभी देकर के रोड में चलाई हैं। आपको वेंटिलेटर 13 वेंटिलेटर से 550 वेंटिलेटर में प्रदेश के अस्पतालों को दुरुस्त किया गया है। आईसीयू आपने दिए नहीं थे, आज हम 6 अस्पताल में आईसीयू दे चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था आप समाप्त कर गए थे, उसको पटरी पे लाने का हमने काम किया है। 30,000 करोड़ रुपए इन 4 वर्षों में हमने सड़क के व्यवस्थाओं को, सड़क को दुरुस्त करने के लिए दिया है। क्या कांग्रेस क्या बार बार बात बोलती है? भाई ये प्रदेश की जनता देख रही है कि इस प्रदेश के अंदर कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों ही पार्टियों को, आप लोगों को जो है जनता को समझाना है कि वो किसके दावों पर ज्यादा यकीन करे। इस बीच सुरेंद्र, शाम को जो मंत्रिमंडल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें कुछ नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या जो इनके करीबी मंत्री रहे हैं उनका पत्ता कट सकता है? कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने साथ 5 और अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, यानी 6 लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिनमें यशपाल आर्य, उनको कॉल आ चुकी है, वो जा रहे हैं, और इसके अलावा सुबोध उनियाल, इनको भी कॉल आ चुकी है। 2 लोगों का लगभग साफ हो चुका है कि उनको कॉल आ चुकी है। संशय बना हुआ है हरक सिंह रावत के नाम पर कि उनको कॉल आती है या नहीं आती है। अभी तक सूत्रों ने कंफर्म नहीं किया है कि हरक सिंह को किसी तरह की कॉल आई है। कुछ लोगों को ड्रॉप भी किया जा सकता है, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं, जिससे जो गतिरोध था उसको थामा जा सके। जी, खाली पड़े पद जो थे वो तो अब की बार भर दिए जाएंगे या फिर इस बार ऐसा ही चलेगा? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद यही है कि जो कैबिनेट है वो पूरा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा, लेकिन अभी तक की जो बात है वो 6 लोगों के शपथ की बात है। हो सकता है कल कुछ और लोगों को बनाया जाए, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आएगी तब तक ये साफ नहीं हो सकता कि आज की स्थिति क्या रहने वाली है।
कई विधायकों का ये कहना है कि आज पूरे ही मंत्रिमंडल को शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर 4 साल से लगातार यही बात उठती रही, यही आरोप लगते रहे कि आप अपनी मंत्रिमंडल को पूरा नहीं कर पाए। पहले 2 मंत्री पद खाली थे, बाद में प्रकाश पंत जो वित्त मंत्री थे उनके निधन के बाद से तीसरा पद भी खाली हो गया था। तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि शायद पूरे ही पद भरे जाएंगे। जी, अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, पाकिस्तान की टीम में एक वक्त ऐसा था कि जब 6-6 कप्तान खेलते थे और कुछ हालत फिलहाल अगर बात की जाए उत्तराखंड में बीजेपी की वैसे ही अभी नजर आती है। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है, तो आने वाले दिनों में सभी को साथ लेकर के चलना, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे टॉप रनर्स की, फ्रंट रनर्स की, उसमें भी तीरथ सिंह का नाम सामने नहीं आया था। तो ऐसे में जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अहम है, उसको संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उनके प्लस में एक चीज़ ये जाती है, शांत स्वभाव और उनका एक्सपीरियंस। उत्तराखंड की जब पहली सरकार बनी थी, वो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बने थे जब उनकी पार्टी की सरकार बनी थी पहली। तो कुल मिलाकर उन पर मंत्रिमंडल कैसे संभाला जाता है उसका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के नाते वो सब चीज़ें जो हैं उन्होंने देखी हैं। और हाईकमान ने, क्योंकि कल वो दिल्ली में थे, विस्तृत रूप से उनको फीडबैक दिया गया है और सभी लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से काम करना है। आने वाले 1 हफ्ते से 15 दिन, एक पखवाड़े में उनके काम की झलक दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। जो ये प्रयोग है घातक भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि अनुभव के सामने, अनुभव के सहारे इस नैया को पार कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती तो होगी, कुंभ का आयोजन अब सर पर आ चुका है पूरी तरह से, और ऐसे में बड़ी चुनौती अब ये होगी कि कुंभ का काम, जिसको लेकर के हाईकोर्ट तक जो है सवाल खड़े करता रहा है। जोशी जी, कुंभ के आयोजन को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते रहे, संघ भी नाराज होता रहा, साधु संत भी नाराज होते रहे, हाईकोर्ट की ओर से भी बार बार जो है दखलंदाजी की नौबत आन पड़ी। अब कुंभ की सबसे पहले जो है सुचारू रूप से आयोजन करना आप लोगों के सामने पहली चुनौती होगी। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब मैं कहूंगा निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी, उन्होंने कुंभ की सारी व्यवस्थाएं पहले सुव्यवस्थित कर रखी हैं, ऐसे कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंभ के बारे में जो चर्चाएं होती हैं कि भाई कुंभ छोटा होगा, बड़ा होगा, या कुंभ की व्यवस्थाओं में दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ जो है कि 1 वर्ष का जो कोविड काल था उसकी वजह से जो वैश्विक महामारी आई उस कारण ये हुआ। अब जहां तक देखिए पीआईएल, तो आजकल उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट हो गया कि भाई छोटी छोटी बातों पे भी पीआईएल लग जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साधु संतों समेत जो सनातन धर्मी लोग हैं या जो कुंभ पे आस्था रखते हुए हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आएंगे, उन सभी को वो सुविधाएं प्रदान उत्तराखंड करेगा जिसकी आवश्यकता उन लोगों को है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोविड नॉर्म्स का पालन हम लोगों को करने के लिए जो दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उनका भी पालन हमको करना पड़ेगा। हेलो अभिषेक, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी चंदन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कुंभ हमेशा से बीजेपी के लिए ना बड़ा कड़ा अनुभव लेके आया। पिछले 2010 में जब महाकुंभ लगा था तो जारी की थी अधिसूचना, भुवन चंद खंडूरी ने मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके दौरान ही उन्हें पलट दिया गया और निशंक मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुंभ कराया। अब अधिसूचना जारी करी है त्रिवेंद्र सिंह रावत पे और कंधों पर जिम्मेदारी है कुंभ को पूरा कराने तीरथ सिंह रावत के। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। ये हमेशा से जब महाकुंभ हुआ बीजेपी के लिए एक कड़ा अनुभव लेके आया और एक टेस्ट देना पड़ा। ये कुंभ भी एक टेस्ट है, और जो काम कुंभ में नहीं हुए वो नाराजगी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खाते में गई है जरूर। ठीक है, धस्माना साहब। देखिए, TSR 1 चले गए, TSR 2 आ गए, एक TSR गए, दूसरे TSR आ गए। 5 साल का जवाब TSR 2 से लिया जाएगा, पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। राज्य की जनता मुतमईन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया है उत्तराखंड की जनता को, और 2022 में इनकी विदाई तय है, या आप लिख करके ले लीजिए। कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है, तीरथ सिंह को और त्रिवेंद्र सिंह जी को नहीं जानती। उन्होंने वोट मोदी जी के कहने पर दिया। उन्होंने तमाम जो वादे 2017 में किए थे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, और कितना भी कर लें, आज जनता को ये नौटंकी जो हुई है, उस नौटंकी के बारे में जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती कि बजट सत्र को स्थगित करके, विनियोग विधेयक को बिना पारित करवाए हुए, बिना अलग अलग विभागों के बजटों पर चर्चा किए हुए, आपको ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि आपने राज्य में इतना बड़ा
3 दिन 4 दिन लगातार तूफान मचा दिया और प्रदेश की जनता को जो आपने TSR 1 की जगह TSR 2 दिया है, उससे जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 9 महीने के अंदर आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े करके गए। ठीक है, जोशी जी जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दे दूं। पहली बात तो यह है कि जो दसवाना जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सरकार आई है, निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर सरकार आई है। अगली 2022 की सरकार भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर आएगी। उसके जो यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में होंगे वो तीरथ सिंह रावत जी होंगे। इसलिए अगर कांग्रेस आज भी ये कहे कि भाई हम राहुल गांधी के नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे, आज कांग्रेस को घोषणा करनी चाहिए कि उत्तराखंड का चुनाव राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता उनके नाम पर लड़ेंगे या सोनिया के नाम पर लड़ेंगे। कांग्रेस तो आज कह रही है कि मोदी जी का जो नारा है लोकल फॉर वोकल, उसमें जो है कि हरीश रावत जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पे भी बोला है, मैं लोकल फॉर वोकल मोदी जी के नारे को जानता हूं, इसलिए लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, हरीश रावत प्रत्याशी होना चाहिए, तब कांग्रेस जीत सकती है। जिस पार्टी के अंदर बिना किसी बात को लेकर के कहीं उनका संगठन नहीं है, कहीं उनके पास लोग नहीं है, कहीं जनता उनके साथ खड़ी नहीं है, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और 3-3 मुख्यमंत्री के दावेदार सार्वजनिक हो चुके हैं, और वो पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में विदाई के लिए तैयार रहे। मुझे तो मतलब मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखता है कांग्रेस का। देखो, जमीन में कोई काम नहीं है, संगठन इतना टूटा फूटा हुआ है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दो। ठीक है, वो मुद्दा फिर कभी। लखेड़ा जी, यहाँ पर एक जो है सिल्वर लाइनिंग जो है कहीं ना कहीं नजर आती है तीरथ सिंह रावत के लिए कि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है, विपक्ष उतना दमदार नजर नहीं आता है, और शायद यहाँ एक मौका उनके लिए बनता है। देखिए, वो बात, देखिए ऐसा नहीं होता कि जब आप एक सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार की जो नाकामियां होती हैं, जो पिछले 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह जी के शासनकाल में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम रही है और बेनकाब भी रही है, सबको पता है कि किन किन लोगों ने मुख्यमंत्री को घेरा हुआ था। ठीक है, अफसरों की बात छोड़ दें, कामकाज के मुद्दे पर बात क्या है, उत्तराखंड में अफसर ही तो राज कर रहे थे जी। अफसर का देखिए, ये जो नेता लोग हैं, जो प्रवक्ता लोग, इनको सबको पता है जी कि इनको ये अफसरशाही किस तरह से इन सबको नचाती रही राज्य में। तो एक जो मुद्दा है। दूसरा ये कि तीरथ सिंह के फेवर में जो सबसे बड़ी बात है कि वो उनका एक सादगी भरा जीवन है, सादगी से वो रहते हैं, और अगर अगले 5-6 महीने में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 4 साल में पटड़ी से बाहर पूरी व्यवस्था को, पूरे उत्तराखंड बड़े पैमाने पर जो है अफसरशाही में बदलाव का संभव है फिलहाल इस स्थिति में, जबकि इनको करने, देखिए यहाँ तो सबसे पहले तो जो चीफ सेक्रेटरी है वो बहुत उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी इनको कि एक चीफ सेक्रेटरी जिसमें करप्शन के आरोप है, उसको चीफ सेक्रेटरी इस राज्य में बनाया हुआ है, तो क्या ये उनको जारी रखेंगे या हटाएंगे? ये सबसे बड़ा, तो वहीं से शुरुआत करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। एक विभाग, और उसके अलावा जो 3-4 ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ एलिगेशन है, कई सवाल ये सारे तो यहाँ रावत के सामने जो है मुंह बाए खड़े हुए हैं, और यूं ही नहीं कहा जा रहा कि ये उनके लिए कांटों भरा ताज है। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो सवाल है इनके जवाब वो किस तरह से देते हैं। और आज शाम से उनके सियासी कौशल का इम्तिहान शुरू हो जाएगा जब मंत्रिमंडल की पहली तस्वीर सामने आएगी।